पंख को खोल जमाना उड़ान देखता है, पंख को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास चकाचक और टकाटक होंगे। यस, तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लाइव प्रोसेस की बातें कर रहे हैं और इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है। सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लाइव प्रोसेस में बहुत सारी बातें की है और कुछ बातें रह गया। ठीक है, तो लाइव प्रोसेस में हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लाए आपके बीच में लाइव प्रोसेस में, दैट मीन्स एक प्रोसेस जो कि चल रहा था पोषण। ठीक है, और पोषण में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके पहले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आप इसके पहले वीडियो लेक्चर जरूर कवर करें। इस लेक्चर का मजा तब आएगा जब आप इसके पहले लेक्चर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं कि पोषण में, अगर पोषण है तो पोषण में कितने टाइप हो सकते हैं। ठीक, और उसी के साथ हम समझेंगे कि एक जीव, दैट मीन्स अगर हम अमीबा लेते हैं तो अमीबा में कैसे पोषण होता है। ठीक, और तो चलिए उठाइए कापी कलम, हो जाइए तैयार, नोट्स बनाइए। यस, चलिए, तो अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या है जरा देखा जाए तो न्यूट्रिशन तो जानते ही हो, इसका हिंदी हो जाएगा पोषण के प्रकार। अब न्यूट्रिशन जानते हैं, तो बच्चों यहाँ पे दो तरह से जनरली टाइप मिलेंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले मिलेगा स्वपोषी पोषण। ठीक है, या इसको यूं बोलेंगे स्वपोषण। क्या बोलेंगे? स्वपोषण। ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑटोट्रोपिक्स न्यूट्रिशन। ठीक है, और इसका मतलब होता है यहाँ पर दूसरा हो जाएगा परपोषी। अब बच्चों इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये शब्द से ही क्लियर है। इतनी गजब बातें, इतनी गजब शब्द है कि शब्द ही बता रहा है इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, परपोषी पोषण इसे हम कहेंगे परपोषण। ठीक है, क्या बोलेंगे? परपोषण। इसका इंग्लिश हो जाएगा हेटेरो, दैट मीन्स हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा दो टाइप, ये रहा दो टाइप एक न्यूट्रिशन के, यानी कि एक पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार मुख्यतः दो टाइप होंगे, दो प्रकार होंगे। पहला होगा स्वपोषी, दूसरा होगा परपोषी। ठीक है, स्वपोषी पोषण को हम स्वपोषण भी कह सकते हैं और परपोषी को हम परपोषण भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में ऑटोट्रोपिक्स होता है और होता है हेटेरोट्रोपिक्स। क्लियर है? अब बच्चों अगर इसका जनरलाइज किया जाए, यूं बोलेंगे कि अगर शॉर्टकट देखा जाए तो स्व मीन्स होता है अपने आप। ठीक, और पोषण का मतलब है पोषण करना, एक ऐसी प्रोसेस या पोषण की वह क्रिया जिसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो अपने आप भोजन करते हैं, मतलब स्वयं से भोजन बनाते हैं। तो जहाँ पे जीव स्वयं से भोजन बनाएंगे वहाँ पे स्वपोषी होगा। ठीक है, और जहाँ पे जीव किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहेंगे वहाँ पे होता है परपोषी पोषण। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक बात याद रखना पड़ेगा, इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं इन्हें जीवों को बोला जाता है स्वपोषी। क्या बोलेंगे? स्वपोषी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत स्वपोषी जीव आते हैं और इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनका नाम देते हैं परपोषी। क्या नाम देंगे? परपोषी जीव। ठीक है, अच्छा, परपोषी जीव, ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं इसका डिटेल कि आखिर में स्वपोषी पोषण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए बच्चों अब आपको समझाएंगे कि स्वपोषी पोषण का डिटेल क्या है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी बड़ी बातें हो जाए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे। चलिए अब समझते हैं कि स्वपोषी की विशेषता क्या है। ठीक है, स्वपोषी पोषण, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, क्या बोले थे? स्वपोषण।
तो प्यारे बच्चों, आपको बता दें, स्वपोषण का मतलब अपने आप से। इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं व्हाट राइट इट्स देयर स्वपोषी। स्वपोषी यहाँ स्वयं हो गया, स्वपोषी होगा। स्वपोषी जीव क्या करते हैं, कैसे भोजन पकाते हैं, दैट मीन्स पेड़ पौधा ले सकते हो। ठीक है, तो स्वपोषी जीव अकार्बनिक यौगिकों ठीक है, यू बोलेंगे CO2 एंड H2O से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। मैंने अब क्या लिखा है, स्वपोषी कहलाते हैं, यानी मैंने अब क्या स्वपोषी लिखा है, तो ये जीवों की बात कर रहा है, यानी स्वपोषी पोषण। दैट मीन्स यह एक प्रोसेस है। क्या है, यह एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं, इस प्रोसेस के अंतर्गत जितने जीव आते हैं उन जीवों को बोला गया स्वपोषी। तो इन प्रोसेस के अंतर्गत एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें जीव स्वयं क्या करते हैं, अकार्बनिक यौगिकों CO2 H2O की सहायता से स्वयं भोजन पकाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, उन जीवों को बोला गया है बच्चों स्वपोषी जीव। ठीक है, अब ये जो स्वपोषी जीव हैं, ये जो क्रिया करके भोजन बनाते हैं, जो क्रिया करते हैं, यानी जो प्रोसेस एंड जो प्रक्रम अपनाते हैं, इसी प्रक्रम को बोलते हैं स्वपोषण। ठीक है, या यूं बोलेंगे स्वपोषी पोषण। क्लियर है? अच्छा, अब एक बात और है कि आखिर में होता क्या है, तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ जीवाणु, क्या लिखेंगे, कुछ जीवाणु तथा हरे पौधे, यहाँ हरे पौधे की बात हो रही है, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। कुछ जीवाणु तथा हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरे पौधे, ठीक है, जो कि यहाँ पे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अब ये क्या करते हैं, हरे पौधे सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के माध्यम से, H2O एंड CO2 के माध्यम से क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं पकाते हैं। यानी कि जब सनलाइट इन पर पड़ती है तो इनका भोजन अपने आप बनने लगता है और अपने आप हरे भरे दिखने लगते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों जरा समझते हैं इसका मतलब क्या है। यस, आपको बता दें, हरे पौधे, ठीक है, सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफिल के द्वारा H2O एंड CO2 की सहायता से कार्बोहाइड्रेट तथा ग्लूकोज में संश्लेषित हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप जानते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण की बात होगी तो वहां पे मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी, आप घबराए नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रकाश संश्लेषण का पूरा डिटेल आपको मिलेगा इसके के बाद वाले वीडियो लेक्चर में, और वहां बताएंगे पूरा डिटेल, मतलब प्रकाश संश्लेषण हर एक बातें A to Z बताएंगे। ठीक है, ये रहा जनरल बातें
कि अगर हरा पौधा आ गया तो वहाँ पे आपको प्रकाश संश्लेषण समझना पड़ेगा। ये पूरी प्रोसेस प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बड़ा वाला डिटेल हम देंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप समझें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो H2 एंड CO2, दैट मीन्स क्या होगा, ये है वाट CO2, ठीक है, प्लस क्या होगा H2O, ठीक है। आज गिव्स करें तो क्या होगा, यहाँ पर दो बातें, एक क्या है, सनलाइट है, ठीक, एक क्या है, सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है, और दूसरा क्या है, क्लोरोफिल, ठीक। क्या बनेगा बच्चों, ग्लूकोज C6 H2LO6 एंड ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है। थोड़ा बैलेंस करते हैं तो क्या होगा, C6 यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 दूना 12, तो यहाँ पर भी अगर 6 कर दें तो शायद काम चल जाएगा, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। चले तो ये रहा फाइनल स्टूडेंट, ये रहा ग्लूकोज को लेकर के कि कैसे एक पौधा या कैसे एक स्वपोषी कैसे अपना भोजन बनाया, ठीक है। यस, चलिए तो मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है, और बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कुछ और बातें, ठीक है। यस, चलिए जरा देखें बच्चों, हम समझते हैं कि स्टोमेटा को बताया किसने था। तो बच्चों 1889 की बात है, एक वैज्ञानिक जिसका नाम था जूलियन जोसेफ वेस्क, इन्होंने बताया था कि अगर किसी हम पौधे को लेते हैं तो उसके पत्तियों पर तमाम छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे, जिनके माध्यम से पौधे अपना विकास करते हैं, यानी कि यूं बोलेंगे कि अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर ये छिद्र न रहे तो क्या होगा, यानी इस घटना के बारे में समझाया था किसने, जूलियन जोसेफ वेस्क ने 1889 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, इसके मन में एक शंका बना था कि वास्तव में हो क्या रहा, आखिर में पौधे और उनके पत्ते हरे क्यों हैं, तो पौधों में भोजन बनता कैसे है, ठीक है। यस, तो प्यारे बच्चों इसको समझने के लिए आपको एक पत्ता लेना पड़ेगा, यूं बोलेंगे कि यहाँ पे रंध्र समझना है, स्टोमेटा समझना है, तो आपको मैं एक फिगर माध्यम समझाना चाहूंगा। तो मेरे साथ आप फिगर बनाएं, क्या होगा वास्तव में अगर फिगर की बात करें तो कुछ ऐसा। तो सबसे पहले मैं कोशिश कर रहा हूं, ये रहा कुछ ऐसा, इसमें एक लेयर बना देंगे, और इस लेयर मोटा रहना चाहिए, इस मोटा के कारण इसको हम एक भित्ति का नाम देते हैं, इस लेयर को भित्ति कहा था, क्या कहता है, भित्ति, ठीक है। और यहीं से थोड़ा सा इसे आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसा, थोड़ा सा डगमगा गया क्या, इधर भी रहेगा, ये रहा, ये थोड़ा सा चौपट लग रहा है, थोड़ा सा सीधा कर दो, ठीक है। इनको नाम दिया गया गार्ड सेल, और यहां पे एक लेयर होता है, पतला सा लेयर होता है, कुछ ऐसा, सबका अलग अलग काम है, ठीक है। और यहीं पे एपिडर्मिक सेल्स होती है, ये एपिडर्मिक सेल्स हैं, कुछ ऐसा, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों ये है कुछ ऐसा फिगर, इसमें कुछ भाग होते हैं, इनका हम नाम लिखते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे कुछ बातें, अब ये मैं बिंदी बिंदी क्या कर रहा हूँ इसको समझिएगा। और यहीं पे अगर बिंदी मोटा हो जाए तो क्या होगा, सबसे पहली बात जो हमारा काम है, यानी इसको बोलते हैं जो बीच वाले को खाली स्थान, आप सुने होंगे अवकाश, और यही अवकाश होता है रंध्र छिद्र। क्या होता है, रंध्र छिद्र। ठीक है प्यारे बच्चों, ये होता है, इसका नाम होता है गॉड सेल्स, यानी कि द्वार कोशिकाएं। क्या बोलेंगे, द्वार कोशिकाएं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गॉड सेल, क्योंकि रक्षा करती है बाहरी इफेक्ट से। ठीक है, गॉड सेल्स। आज ये जो बीच में मोटी सी ये परत दिख रही है आपको, इसका नाम होता है भीतरी मोटी भित्ति। ठीक है, क्या होता है, एक प्रकार की भित्ति होती है तो भीतरी होती है भीतर में, और भीतर में मोटा है तो भीतरी मोटी हो जाएगा। ठीक, और यहीं पे जो लेयर ये बना है इसी को बोलते हैं बाहरी या बाह्य पतली भित्ति। ठीक है, इतनी बात है। आज इसमें आपको कुछ दिख रहे होंगे, छोटा बिंदी बड़ा बिंदी, तो छोटे बिंदु बच्चे बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलेंगे, हरित लवक। ठीक है, और जो बड़ा होता है इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। बच्चों अब समझते हैं इस पूरी कहानी का मतलब क्या है। ठीक है, आखिर में जूलियन जोसेफ वेस्क ने 1889 में क्या बताया। ठीक, तो सबसे पहली बात इसको समझने के लिए शब्द याद रखिएगा, इस फीती। याद रखेंगे, इस फीती, जिसका मतलब होता है तने का फूला हुआ भाग। ठीक है, अच्छा, तने का फूला हुआ भाग, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, ये जो पूरा बना है, जो पर्ण रंध्र बना है, जो पत्ते का रंध्र होता है, छिद्र होता है, वह दो अलग अलग विभिन्न प्रकार के द्वार कोशिकाओं से बना होता है। द्वार कोशिकाओं का काम है इस फीती होना, यानी कि इनका काम है केवल फूलना। जब ये फूलते हैं तो इनके प्रभाव से क्या होता है, इनके प्रभाव से इनके अंदर का भित्ति और बाहर का पतली भित्ति दोनों फूल जाता है, जिससे धीरे धीरे सहायक कोशिका यानी कि एपिडर्मिक कोशिका से जल इनके अंदर प्रवेश कर जाता है। मतलब ये हुआ बच्चों, आखिर में सबसे पहले जल जाता कहाँ है, तो सबसे पहले जल जाता है सहायक कोशिका में, यानी कि सबसे पहले बाहरी दीवारों पर यानी सहायक कोशिका में जल आता है, और वहां जब जल आ जाता है तो वहां पे यह द्वार कोशिका पे टक्कर मारता है। मतलब जल एपिडर्मिक कोशिका सहायक कोशिका से जल की बूंदे हैं, इसका प्रभाव पड़ता है गार्ड सेल पर, और गार्ड सेल इसके वजह से यहाँ से जल के वजह से ये इनमें स्फीति होने लगती है, जिसके कारण इनके साइज में घटोत्तरी होती है या बढ़ोतरी होती है, या तो साइज बढ़ता है तो साइज घटता है। तो बच्चों ये तो रहा इसका मतलब कि जब गार्ड सेल पर पानी की बूंदें आएंगी तो यह गार्ड सेल स्फीति होने लगेगा। ठीक, तो ये डिपेंड किस पे होता है, स्फीति के कारण इसका जो भाग है ये तो फूलता और बड़ा होता है, मतलब फूलने के कारण छोटा होता है और बड़ा होता है। तो ये डिपेंड होता है टोटल डिपेंड होता है उनके पराशर दाब पे, यानी जो पराशर दाब लगते हैं उनका मतलब निकलता है। ठीक है, ये टोटल डिपेंड होता है उनके पराशर दाब पे। ठीक, तो पराशर दाब के वजह से गार्ड सेल ज़्यादा बड़ी होंगी और गार्ड सेल ज़्यादा छोटी होंगी। तो गार्ड सेल का बड़ा होना, गार्ड सेल का छोटा होना
डिपेंड किस पे हुआ, पराशर दाब पे। तो जब जब पराशर दाब ज़्यादा होगा तो वहाँ पे स्फीति ज़्यादा होगी, और जब स्फीति ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा फूलेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जब ये ज़्यादा फूलेगा तो सहायक कोशिका से जल फटाफट फटाफट अंदर आ जाएगा, यानी रंध्र में आकर के, छिद्र में आकर के इसे जब खुलेगा तो जल अंदर जाकर समा जाएगा, ठीक है। और जब पराशर दाब कम होगा तो वहीं पे जल लेकर के अंदर इसे चुपचाप हटा जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब पराशर दाब ज़्यादा होगा तो पराशर दाब के कारण गार्ड सेल की स्फीति होगी, मतलब वह खुलने लगेगा, मतलब ऐसे फैलने लगेगा। तो जब फैलेगा तो सहायक कोशिका से जल उसके अंदर जाएगी, और इसके प्रभाव से इसका जो मोटा भित्ति है, जो मोटी भित्ति है, और जो बाहर वाला पतली भित्ति है, ये दोनों खुल जाएंगी। ये दोनों ऐसे ढक्कन खोल लेंगी, और जब ढक्कन खुलेगा तो अंदर क्या जाएगा, जल की मात्रा जाएगी, ठीक है। अब इस जल की मात्रा अंदर जाएगी तो वहाँ पे पराशर दाब कम लगेगा, और पराशर दाब कम लगने के कारण बच्चों वहाँ पे उसका मुंह क्लोज हो जाएगा, और इस प्रकार जल उनके केंद्र में, उनके सेंटर में पहुंच जाएगा। इस प्रकार कहते हैं कि रंध्र में जल आ गया, ठीक है, यस। और वही जल जब रंध्र से बाहर होना है, यानी कि उनका वाष्पोत्सर्जन होना है, तो वहाँ पर फिर से स्फीति क्या होती है, मोटी होती है, ऐसे फिर से होल बनता है, मतलब ऐसे फिर से खुलता है, और धीरे धीरे जल क्या होता है, सहायक कोशिका में आता है। और वहाँ से आप देखते हो कि सुबह के टाइम उठते समय कि पत्तियों पर कुछ जल की बूंदे आते हैं, यानी जब हम पत्तियों का स्पर्श करते हैं किसी पौधे को तो वहाँ पे कुछ जल की मात्रा दिखाई देती है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों एक पत्ती में जल की बूंदों का आना और जाना, ठीक है। तो इसके बारे में बताया था किसने, जूलियन जोसेफ वेस्क ने। अब यहाँ बच्चों पूरी बातें अगर आपको नोट्स बनानी है, लिखनी है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, और आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपका नोट्स बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चलिए बच्चों ये रहा जो मैंने अभी भी बताया, ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा अगर एक बार और देखते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले तो अगर कोई आप शॉर्टकट पूछता है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, कि रंध्र का मतलब होता है पत्तियों के सतह पे पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र। पहले बताया है कि जो पत्ती की सतह पे सूक्ष्म छिद्र होता है उसे ही रंध्र कहता है, ठीक है। अगर इसमें कुछ मैकेनिज्म लिखना है, कुछ बारे में लिखना है, तो आप ऐसे चाहो तो पूरा का पूरा एग्जाम में छाप के चले जाओ, आपको पूरा भरपूर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। या कहीं भी कोई पूछता है तो आप इतना अगर पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रंध्र में इतना काफी है, ठीक है। पर्णरंध्र का निर्माण दो विशेष प्रकार की द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। इन्हीं कोशिकाओं की स्फीति के कारण इनका आकार छोटा या बड़ा होता है, ठीक है ना। तो गार्ड सेल का काम क्या होता है, गार्ड सेल का काम होता है फूलना, और फूलेगा तो इसका आकार छोटा और बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे आगे जरा देखा, जिससे रंध्र खुलता या बंद होता है। अब रंध्र का खुलना या बंद होना डिपेंड होता है इस पे। प्यारे बच्चों अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो रंध्र दिख रहा है आपको, एक खुला हुआ रंध्र है, ठीक है, और रंध्र बंद भी हो सकता है। तो जब रंध्र बंद होगा तो यह जो भित्ति है, ये भित्ति आपस में चिपक जाएगी, मतलब ये ऐसे एक दूसरे को चिपक जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसा। अच्छा, द्वार कोशिकाओं की स्फीति में परिवर्तन उनके पराशर दाब पर निर्भर करता है। यानी कि अगर इसका हम देखें तो पराशर दाब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो उस पर डिपेंड करता है कि गार्ड सेल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, यानी गार्ड सेल में स्फीति होगा कि नहीं होगा। अगर गार्ड सेल में स्फीति होगा, अगर गार्ड सेल में स्फीति में परिवर्तन होगा तो वहां पे कहेंगे कि रंध्र खुलेगा। अगर गार्ड सेल में स्फीति में परिवर्तन नहीं होगा तो वहां पर रंध्र नहीं खुलेगा, ठीक है। चलिए, पराशर दाब बढ़ने से आसपास की सहायक कोशिकाओं से पानी आ जाता है। द्वार कोशिकाएं स्फीति हो जाती हैं। भीतरी मोटी भित्ति और बाहरी पतली भित्ति फूलने के कारण पानी द्वार कोशिका के अंदर ही घुस जाती है। ये तो गजब हो गया। यानी सहायक कोशिका यानी कि एपिडर्मिस कोशिका, अभी मैंने बताया सहायक कोशिका जिस पर पानी लगा होता है और यह पानी अंदर घुसना चाहता है, तो अंदर घुसने के लिए गार्ड सेल से परमिशन लेना पड़ेगा। अब गार्ड सेल इसके वजह से, इसके प्रेशर से, पराशर दाब से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से फूलना चालू हो जाएगा, इसके अंदर स्फीति देखने को मिलेगा। तो जब स्फीति देखने को मिलेगा तो इसके कारण ये अब बेचारा अपने आप को खोलेगा, ठीक है। तो जब ये खोलेगा तो इसके खोलने के कारण, इसकी स्फीति होने के कारण अब ये जो दिया आपको मोटी भीतरी भित्ति और ये जो दिया है पतली बाहरी भित्ति, ये दोनों भी इनके अंदर भी एक स्फीति आ जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों के अंदर स्फीति आएगा तो ये पूरा इसको खुला मिल जाएगा। किसको, लिक्विड को, चाहे यहाँ से लिक्विड आ रहा है, चाहे यहाँ से लिक्विड आ रहा है, जहां से भी आ रहा है। तो लिक्विड अगर आ रहा है तो क्या करेगा,
अब इसको खुला मिलेगा तो अंदर जाना चाहेगा, तो अंदर कब जाएगा? जब इसको जगह मिलेगा। तो जगह कब मिलेगा? जब प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर किसका बढ़ेगा? पराशर दाब का। पराशर दाब मतलब क्या? अरे भैया इसका प्रेशर बढ़ाएगा, तो जब प्रेशर बढ़ाएगा तो ये खुलेगा, और जब खुलेगा तो अंदर घुस जाएगा। ठीक है, आज स्फीति हो जाती है और पानी अंदर घुस जाता है, फलस्वरूप रंध्र खुल जाता है यूं कहेंगे, और पराशर दाब जब कम होता है तो रंध्र बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये पानी यहाँ से आराम से घुसने लगता है और अंदर यहाँ पानी आ जाता है, और जब पराशर दाब कम करते हैं तो यही रंध्र बंद हो जाता है, ऐसे ढिचुक ढिचुक मतलब ऐसे चिपक जाता है। तो इस प्रकार से एक रंध्र के अंतर्गत एक घटना है। ठीक है, तो चले बच्चों, मुझे लगता है क्लियर है। आप 2 से 3 बार जरूर दोहरा के देखिएगा, पूरा क्लियर होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, यस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक बात करते हैं, यानी न्यूट्रिशन के टाइप में एक टाइप खत्म हुआ। अगला जो टाइप है दैट मीन्स हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या है जरा समझे। तो हम बात करते हैं परपोषी पोषण को लेकर के। जिसे आप कह सकते हैं विषम पोषी। ठीक है, आज ये क्या होता है? ये क्या होता है? पर का मतलब दूसरे पे। ठीक है, तो वे जीव जो अन्य जीवों द्वारा एक ऐसा पोषण जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? वे जीव जो अन्य जीवों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं, तथा इस प्रकार के पोषण को विषम पोषी पोषण, क्या बोलेंगे? कुछ भी बोल दीजिए, विषम पोषी बोलिए या परपोषी। विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक बात, क्लियर बात, यस। चलिए तो प्यारे बच्चों, तो ये रहा इसका मतलब। ठीक है, वे जीव जो अन्य जीवों द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, मतलब स्वयं से भोजन नहीं बनाते, किसी और जीवों पर निर्भर होते हैं, इस प्रकार के पोषण को, इस प्रकार के जीवों को परपोषी कहते हैं, और इस प्रकार के पोषण को विषम पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं पे बातें हो जाए, यहीं पे बातें हो जाए कुछ और, कि अगर एक परपोषी है, अगर एक परपोषी पोषण है, तो क्या इसका क्लासिफिकेशन होगा? यस। इसमें जीवों के आधार पे 3 क्लासिफाइड किया गया, 3 वर्गों में रखा गया है। पहला क्या है? पहला बच्चों प्राण समपोषण, ठीक, जिसे कहेंगे हेलोजोइक। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा है मृत जीवी, सैप्रोफिटिक, क्या कहेंगे? सैप्रोफिटिक। क्लियर। तीसरा बच्चों पैरासिटिक, परजीवी। ठीक है, पैरासिटिक परजीवी। ठीक है,
चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं इन तीनों का डिटेल। ठीक है, एक एक क्रम से देखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्राण सम पोषण। क्या होता है जी? होता यह है कि इसमें जो जीव होते हैं जटिल से जटिल खाद्य पदार्थों को सरल तत्वों में तोड़कर अपना पोषण करते हैं। क्या करते हैं? पोषण करते हैं। ठीक है, एक बार और समझेंगे। इसमें जीव जटिल खाद्य पदार्थों को सरल तत्वों में तोड़कर अपना पोषण करते हैं। इस प्रकार के जो जीव होते हैं वह प्राण सम पोषक नहीं, प्राण सम भोजी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? इस प्रकार के जीव या जीवों को प्राण समभोजी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो लिख सकते हैं, जैसे अमीबा हो जाएगा जी। ठीक है, इसके अलावा कुत्ता, ठीक है, मानव भी हो जाएगा जी, ETC। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? ये रहा प्राण समपोषण के बारे में, ये रहा हाइलाजोई के बारे में। ठीक है, जब जब जीव जटिल खाद्य पदार्थों का सरल तत्वों में तोड़ करके अपना पोषण करेंगे तो वहां पे क्या होगा? प्राणी संपोषण होगा। दूसरी बातें क्या है? दूसरी बातें हैं मृत जीवी पोषण। तो मृत का मतलब है मृत जीव, अमृत जीवों से पोषण होने वाला। तो इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं मृत जीवों से अपना पोषण करते हैं। जैसे आप फफूंदी का नाम सुनेंगे, कवक का नाम सुनेंगे। तो कवक और फफूंदी ये ऐसे जीव होते हैं जो कि मृत जीवों से करते हैं। ठीक है, यानी जब जंतु मर जाते हैं तो यहाँ पे इनका भी पोषण होता है कुछ जीवों के माध्यम से। तो उन जीवों को बोलते हैं मृतोपजीवी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, इसमें जीव अपना भोजन या अपना पोषण अन्य मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक बात। आज इस प्रकार के जीवों को मृतोपजीवी क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी कहा जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, क्या हो जाएगा सर? कवक हो जाएगा। ठीक है, फफूंदी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात है। एक और लास्ट देते हैं जी, एक और लास्ट देते हैं, परजीवी। पर का मतलब ये भी दूसरे पे होगा, चूंकि ये पूरा परपोषी है तो सब दूसरे पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, जटिल को तोड़ा किस में हुआ? सरल में हुआ। मृत जीव को सदा दिया तो मृतोपजीवी हो गया। अब जो परजीवी होते हैं ये क्या होते हैं? परजीवी बहुत अंदरूनी खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, परजीवी का काम होता है ये किसी अन्य जीवों के अंदर या तो उनके बाहर, उनके वातावरण में, उनके बाहर या अंदर ढकेल करके देखिए समझते हैं परजीवी। ठीक है, तो परजीवी क्या होता है? परजीवी का मतलब होता है
इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं ये बिना जीव को मारे उनके अंदर या बाहर अपना पोषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार के जीवों को कहते हैं परजीवी। जैसे आप सुने होंगे अमरवेल, ठीक है, यस, अमरवेल एक प्रकार का पौधा होता है जो किसी और पौधा पे, एक लते का नाम होता है। अमरवेल क्या होता है? एक लता होता है जो कि किसी अन्य पौधा पे लिपट करके अपना काम करता है। कैसे, जरा देखें। तो बच्चों लिखेंगे इसमें जीव, क्या लिखेंगे? इसमें जीव अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर उनको बिना मारे, ठीक है, उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत जीव जितने आते हैं क्या करते हैं? अन्य जीवों के शरीर के अंदर भी और बाहर भी बिना उनको नुकसान पहुंचाए, बिना उनको मारे क्या करते हैं? अपना भोजन धीरे 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 बनाते रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं अमरबेल, जू, नाम सुने होंगे। एक और लिख सकते हैं फीता, फीता कृमि, ETC। बच्चों अमरबेल एक प्रकार का लता होता है। क्या होता है? लता होता है जो कि बबूल या कीकर, बबूल या बेर नामक पौधों पर लिपटा होता है, ठीक है। और वहां से लिपट करके यह उनसे भोजन लेकर के क्या करता है? अपना उनसे भोजन प्राप्त करके अपना पोषण करता है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों परपोषी पोषण के बारे में कि परपोषी पोषण क्या होता है और कितने तरह से परपोषी पोषण हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करेंगे क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक इसे शॉर्ट लें, नोट करें, आगे बढ़े। यस, चलिए बच्चों लेते हैं इस लेक्चर का एक लास्ट हेडिंग जिसका नाम होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा में क्या देखेंगे? पोषण, ठीक है। क्या देखेंगे? अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमोइबा। चले बच्चों, तो हम समझते हैं कि अमीबा में पोषण का मतलब क्या है, ठीक है। तो बच्चों आप जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारी, ठीक है, जिनमें पोषण होना अनिवार्य है। बस फर्क ये है कि इनका जो सिस्टम है, इनका जो तंत्र है, इनका जो आकार, इनका जो साइज है, इनमें थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, बट इनमें पोषण होना अनिवार्य है। तो अमीबा जो कि अभी आपने देखा कि प्राणी समपोषण है, तो रियलिटी क्या वास्तव में, अगर एक अमीबा है तो वह पोषण कैसे करता है, ठीक। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर एक प्यारा सा डायग्राम दिख रहा होगा, ये है अमीबा में पोषण, ठीक है। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो अमीबा में पोषण का मतलब है अमीबा के द्वारा भोजन को लेना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अमीबा का फिगर दिख रहा है जिसमें एक सेंटर होता है और इसके अंदर की संरचना है, ठीक है। अमीबा के सामने एक भोज का कण है जो कि अमीबा लालच में पड़ गया भोज के कण को लेना कैसे, अब आप भी सोच रहे हो, ठीक। तो बच्चों अमीबा यहाँ से दूध वैसे फैलाएगा, यानी दूध कूट पदबो देखिए फैलाएगा और उससे देखिए खच से भोज के कण को खींचेगा। यहाँ भोज के कण कूट पदार्थ के माध्यम से भोज के कण अमीबा के चिपक गए, अमीबा के संपर्क में आ गए, ठीक है। अब यह जो भोज के कण है जैसे ही अमीबा के संपर्क में आते हैं मुंह में अंदरवा देकर डाल करके कूट पदार्थ के माध्यम से इसका मुख हो जाता है बंद, यानी कि दोनों कूट पदार्थ आपस में चिपक जाते हैं, ठीक।
तो वहां से भोज के कण का क्या होता है? पाचन। क्या होता है? पाचन। जब अमीबा भोजनवा का कूट पैदा हुआ से लिहल अंदर में डलल तो वहां पे अंतःकरण होगा, और जब अंदर डाल के मुंह बंद कैल तो उसका पाचन होगा। ठीक। अब जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पे बच्चों इसका छोटे छोटे पार्टिकल में विखंडन होगा। विखंडन का मतलब वहां पे अवशोषण होगा, और जब विखंडन हो जाएगा, जब अवशोषण हो जाएगा तो ये पार्टिकल का स्वांगीकरण होगा, ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में सेल में फैलने लगेगा। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी में फैलता है, ठीक उसी प्रकार इसका स्वांगीकरण हो रहा है। अब बच्चों स्वांगीकरण के बाद क्या होता है? लास्ट स्टेज। स्वांगीकरण में क्या होता है? जो पार्टिकल होते हैं जो शारीरिक के लिए लाभदायक होते हैं वे पार्टिकल ब्लड में चिपक जाते हैं, यूं बोलेंगे अमीबा उनको स्वांगीकृत कर लेता है, और जवन पार्टिकल बचेगा उस पार्टिकल को बाहरी सतह पर लाकर छोड़ देता है, तो उस सतह का बच्चों होता है निष्कासन। तो निष्कासन को बोलते हैं बहिक्षेपण। क्या बोलते हैं? बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण का मतलब होता है, बहिक्षेपण मतलब होता है अपशिष्ट या बचे हुए कणों का निष्कासन। ठीक है, बचे हुए कणों का निष्कासन। जो बच जाता है वो कचरा होता है, कचरा क्या होता है? निष्कासन। तो इस क्रिया बोलते हैं बहिक्षेपण। क्या बोलेंगे? बहिक्षेपण। ठीक है, तो ये रहा प्यारे बच्चों अमीबा के बारे में। ठीक है, अब इसमें कुछ चाहो तो भाव लिख सकते हो, यहाँ पे इसका भाषा लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? तो चलिए, तो ये रहा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मुझे लगता है आज का लेक्चर बहुत ही काफ़ी है, और उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हुआ होगा। यस, वीडियो को पॉज करें, 1 से 2 बार देखें, हर बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। और आने वाले लेक्चर में हम बात करने वाले प्रकाश संश्लेषण का पूरा डिटेल, केवल एक लेक्चर में केवल प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, तो लेते हैं आपसे ब्रेक, और उम्मीद करेंगे आपको हर एक बातें क्लियर हुई होंगी। एनर्जी के साथ आने वाले लेक्चर का इंतजार करें। यस, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।